नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन अभियान की, जिसमें अभी तक कई तरह की खामियां देखी गई हैं, लेकिन एक अजीबोगरीब खामी आगरा में रिपोर्ट की गई है, जहां पर अब लोग तीसरा डोज लगवाने के लिए चालाकी कर रहे हैं। यहां पर लोग नंबर बदलकर तीसरा डोज ले रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि आगरा जिले में 103% तक वैक्सीनेशन हो गया, यानी कि जो यहां पर आबादी काउंट की गई थी उससे कहीं ज्यादा 3% ज्यादा वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है, सिंगल डोज लग चुका है। ऐसे में आज का सवाल यह है कि क्या इस जो वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है, इसमें ये जो नई खामी सामने आई है, इसका कुछ लोग फायदा तो नहीं उठा रहे, और क्या वाकई नंबर बदलकर वैक्सीन ली जा सकती है एक व्यक्ति जो ऑलरेडी ले चुका है, क्योंकि इसमें हमें अपना एड्रेस प्रूफ भी देना होता है और चीजें भी देनी होती हैं, तो वो ठीक से क्यों नहीं काम कर पा रही। सवाल ये है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन और कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं ने अब लोगों को डराने लगा है। डर इस हद तक पहुंच गया है कि लोग अब प्रशासन को धोखा देकर कोरोना की तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा एक मामला मध्य प्रदेश के आगर से सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आगर में मोबाइल नंबर बदलकर तीसरी बार कोरोना का टीका लगवाने का मामला सामने आया, जिसके बाद विभाग ने एक अजीबोगरीब फरमान जारी कर दिया था। आदेश के मुताबिक कोरोना का पहला डोज उन्हें ही लगाया जाएगा जो एसडीएम से सहमति पत्र लेकर आएगा। हालांकि मामला सामने आने के 24 घंटे बाद ही आदेश को निरस्त करना पड़ा। अधिकारी का कहना था कि लोग मोबाइल नंबर बदलकर फिर से डोज लगवा रहे हैं, इसलिए ऐसा आदेश जारी करना पड़ा। देखिए, हमारा प्रयास है, हम सबका प्रयास है कि थर्ड वेव ना आए, परंतु ये भी सुनिश्चित है कि हमें हर तरह की चिकित्सीय व्यवस्थाओं की तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। आज प्रसन्नता की बात है कि हमारा वैक्सीनेशन अभियान था और उसमें अभी तक जो आंकड़ा आया है उसमें 10,90,000 लोगों को वैक्सीन लगा है, और ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज सेकेंड डोज में हमने 4 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। मध्य प्रदेश में विदेश से आ रहे लोगों ने सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बीते दिनों विदेश से आए 2 लोगों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, जिसे जीनोम जांच के लिए भेजा गया है। वहीं कई यात्री अब भी ऐसे हैं जिनकी अब तक जांच भी नहीं हुई है। तीसरी लहर की आशंकाओं और इसकी तैयारियों को लेकर विपक्ष क्या कह रहा है, वो भी सुन लीजिए। पहली लहर थाली लोटे से ठीक की गई, दूसरी लहर लफाजी से ठीक की गई, और तीसरी लहर की आशंका कैबिनेट की मात्र बैठकों में ठीक किए जाने की संभावना है। आज भी धरातल पर ऐसे कोई माकूल प्रबंध दिखाई नहीं दिए हैं जिसके कारण तीसरी लहर को रोका जा सके। और मुझे तो यह भी जानकारी मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले विदिशा में भी इस दिशा में कोई पहल नहीं की है जो धरातल पर दिखाई थी। कुल मिलाकर लोगों में अब तीसरी लहर को लेकर दहशत साफ दिखने लगा है। जानकारों की माने तो जनवरी के महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। सरकार भी इसको लेकर लगातार गंभीर है और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रही है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रज गोपाल लोया जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और विक्की खोंगल जी हैं, इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थोड़ी देर बाद डॉक्टर RK ठाकर जी हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन लोया जी, सवाल ये है कि जो सिस्टम बनाया गया था, जिसे फुल प्रूफ बताया जा रहा था, जिसे दुनिया में सबसे बेहतर सिस्टम बताया जा रहा था, उसमें तोड़ निकाल लिया लोगों ने। इतना आसान है क्या सर कि कोई भी नए नंबर से रजिस्टर करे और वैक्सीन लगवा ले जाकर? लोकेंद्र जी, अगर कोई भी कर लेता तो फिर कोई भी कर लेता, परंतु जहां तक आप और हम सब जानते हैं कि ये साइबर सिक्योरिटी में जो लोग सेंध लगाते हैं
वो कहीं से भी लगाते हैं और कहीं किसी की भी साइट हैक कर लेना, किसी भी तरह से कर लेना। और हमारे पास जब नए नए प्रबंध होते हैं तो लोगों को नई नई चालाकियां सूझती हैं, परंतु ऐसा अगर एक अपवाद का मामला है तो इसे उदाहरण नहीं माना जा सकता। जिस देश में 130 करोड़ वैक्सीन से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी हैं, वहां अगर एक दो इस तरह के मामले आए हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु प्रशासन इतना सतर्क था कि यदि एक मामला भी है तो उस मामले को भी रिपोर्ट किया गया और ये तय सुनिश्चित करने के प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं कि ऐसा ना हो। इसके लिए क्या प्रबंध हमें करना है, सरकार उस दिशा में काम कर रही है। और एक और सबसे खास बात है, आप याद करिए आज के 6 महीने पहले लोग वैक्सीन लगवा नहीं रहे थे, वैक्सीन लगवाने से भाग रहे थे। कई जगह जबरदस्ती लोगों को वैक्सीन लगवाना पड़ी, कई जगह ये आगर की आप जहां बात कर रहे हैं आपको याद होगा ये हमले तक हुए, परंतु आज लोग तरकीब से, चालाकी से, सिस्टम में सेंध लगाकर अगर तीसरी वैक्सीन लगवाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो ये अपराध तो है, परंतु अपराध के साथ साथ वैक्सीन पर विश्वसनीयता भी है कि लोगों की वैक्सीन पर विश्वसनीयता बढ़ी है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हो सकता है नरेंद्र मोदी जी, लेकिन अपवाद इसलिए नहीं माना जाएगा सर क्योंकि इस जिले में 103% वैक्सीनेशन हुआ है। 3% ज्यादा लोगों को वैक्सीन कैसे लग गई? या तो आपने जो नंबर्स एस्टिमेट किए थे वो गलत, देखिए अभी ये माना जाए कि नंबर एस्टिमेट थे वो गलत, या तो इसमें कुछ और खामी है जिसको देखना पड़ेगा। दोनों बातें आपसे करूं लोकेन जी। जी जी लोकेन जी आपको अगर याद होगा तो आपके ही साथ मैंने आज 3.5 महीने पहले एक डिबेट करी थी, 4 महीने पहले, जब आपको मालूम था कि पंजीयन कराते थे और भोपाल के, इंदौर के या जो भी बड़े शहर हैं उनके लोग इन जिलों में आकर इनके वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आकर, और इस पर आप और हमने चर्चा भी की है। बिल्कुल एक बार ऐसा भी हुआ है कि रायसेन जिले के सलामतपुर में वैक्सीनेशन के लिए जब ऑनलाइन बुकिंग हो रही थी तो 120 में से 117 डोज उस जिले के बाहर के लोग लगवा कर गए थे। हाँ। ये भी आपको मालूम है, तो इसलिए हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इस पर विचार चल रहा था, आज जब ये मुद्दा तय हुआ बात ये है तो इस पर विचार किया गया। बिल्कुल ये तर्क ठीक है, नहीं आप तर्क मत माने, नहीं ये तर्क ठीक है, लेकिन मैं अब दूसरा सवाल इस पर पूछता हूं जो मेरे जहन में उठा। हाँ, आप पूरा कीजिएगा, लेकिन एक सवाल है सर, कहीं भी वैक्सीन लगवाने के लिए लोया जी इसकी जहन में जब ये चीज मेरे भी आई तो एक सवाल था कि फिर जो हम ये मान रहे हैं कि 94% हमने लगा दी डोज, तो फिर ये कैसे हम आकलन कर रहे हैं? हो सकता है कि इसमें मध्य प्रदेश के बाहर के लोग हों, फिर ये हमारा एस्टिमेट गलत हो सकता है। नहीं देखिए ये सब एक टेंटेटिव है, किसी ने ये नहीं कहा है कि बिल्कुल ये फिक्स मामला है, इसमें ना एक कम है ना एक ज्यादा है। इसकी संभावनाएं हमेशा रहती हैं, 2-10-20 कम भी हो सकते हैं, 2-10-50 ज्यादा भी हो सकते हैं, परंतु राजस्थान जैसा नहीं हो रहा है कि जहां एक एम्प्यूल में से सिर्फ एक वैक्सीन निकली और उसको हमने डस्टबिन में फेंक दिया, ऐसा नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश ने सबसे अच्छी वैक्सीन की व्यवस्था की, वैक्सीनेशन अभियान सबसे अच्छे से चलाया और उसके साथ साथ हमने वैक्सीन का सबसे कम दुरुपयोग किया, सबसे अधिक उपयोग किया, जनता तक पहुंचाने का काम किया और इस मॉडल को पूरे देश में फिर लोया जी फिर हमें इसे राज्यों के स्तर पर ना देखकर, पूरे देश के कई राज्यों फिर हमें इसे राज्यों के स्तर पर ना देखकर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम केंद्र के स्तर पर देखें कि वहां पर कितनी पात्र आबादी मानी गई है और कितने % को अब लग गया है, क्योंकि फिर ये डाउट रहेगा सर। हो सकता है दिल्ली के लोगों ने आकर मध्य प्रदेश में लगवाई हो, बिहार के लोगों ने लगवाई हो, मध्य प्रदेश के लोगों ने कहीं बाहर जाकर लगवाई हो, तो फिर वो कैलकुलेट करना तो इम्पॉसिबल। मैं बिल्कुल मानता हूं, बिल्कुल निश्चित है, और आप भी जानते हैं हमारे देश के लोगों ने विदेश में वैक्सीन लगवाई है। हमारे प्रदेश के लोग अगर मुंबई में काम कर रहे हैं तो उन्होंने वहां लगाई है, और कोई दिल्ली में कर रहा है, कोई गुड़गांव में कर रहा है, निश्चित लगवाई है। और हो सकता है कि बहुत सारे राज्यों के लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनने हमारे यहाँ लगवाई है। तो परंतु ये देश सबका है, तो उस वैक्सीन पर अधिकार कहीं भी वो रहता हो वहां उसका है। दूसरी बात मैं आपसे फिर कहता हूं, आप भी इस बात को बहुत बेहतर जानते हैं, इस दुनिया का सबसे बेहतर और बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है जिसमें बहुत हद तक हमें कामयाबी मिली है और हमें यह विश्वास है कि हम बहुत अच्छे से कामयाब होंगे और तीसरी लहर को रोकने में सक्षम भी होंगे। जैसे पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि वैक्सीन काम नहीं करेगी, परंतु आज WHO की कुछ कमेटियां ये कह रही हैं कि वैक्सीन बहुत प्रभावशाली तरीके से ओमिक्रॉन पर भी काम कर रही है, और ये भी हमारे लिए एक शुभ। मैं खोंगल जी के पास जाऊं, एक सवाल और पूछ लेता हूं लोया जी आपसे ही
कि आपने कहा ये कि अपवाद हो सकता है, लेकिन वहां के तो अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया ना सर कि पहला डोज लगवाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी एसडीएम की। तो ये अपवाद तो नहीं था, इसका मतलब कुछ चालाकियां हो रही थी वहां पर, इसीलिए अधिकारी को इतना बड़ा आदेश जारी करना पड़ा। सर आवाज नहीं आ पा रही है। की है, यह स्पष्ट होता है, परंतु यह भी स्पष्ट होता है कि वहां जो प्रशासन के लोग थे लोकेंद्र जी, वो वहां एक्टिव मोड में थे कि उन्होंने एक मामला देखते ही तुरंत कार्रवाई की। हो सकता है वो कार्रवाई ठीक नहीं थी तो उसे वापस भी ले लिया गया, उसके लिए हम दूसरे प्रयत्न करेंगे, दूसरे तरीके से उसे रोकने का काम करेंगे, परंतु प्रशासन की एक्टिव होना उसका प्रमाण है कि तुरंत रिपोर्ट मामला हुआ है। विक्की खोंगल जी, देखिए ये अच्छी बात थी कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं रखी गई, जिसको जहां मिले वो वैक्सीन लगवाई, ये बहुत अच्छा फैसला था। लेकिन अब इससे कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा क्या कि मध्य प्रदेश सपोज कीजिए मानकर चल रहा है कि हमने 94% लोगों को लगा दिया फर्स्ट डोज, लेकिन पता चला कि उसमें बहुत सारे लोग तो बाहर के थे, दूसरे राज्यों के थे, कहीं हमारी आबादी ना छूट जाए उस चक्कर में। देखिए, जो बाहर के लोगों का तर्क दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये बहुत ही मिनिमम और बहुत ही नॉमिनल जनसंख्या होती है इंटर स्टेट में जाकर जो वैक्सीनेशन के डोजेस लगाते हैं, या फिर जिले के अंदर भी यदि हम बात करें तो ये बहुत ही नॉमिनल, अगर मैं इसको 0.5% या 1% बोलूं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं हो। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां यदि कोई करने का प्रयास कर रहा है और ये तीसरा डोज लगवाने की चेष्टा अगर कोई कर रहा है, तो हमारी तरफ से क्या गलती है, हम एज प्रशासन, शासन, या हम कहाँ पीछे रह रहे हैं और हमारी त्रुटियां कहाँ पर है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। हमारी त्रुटियां यहाँ पर है कि जब एक आम आदमी इस बात को देख रहा है कि भैया जिस आदमी को कोरोना का दूसरा डोज लगा भी नहीं, उस व्यक्ति के भी मोबाइल नंबर पर दूसरे डोज का ऑटोमेटिकली मैसेज भेज दिया जाता है। मैं आपको बड़ी ही जिम्मेदारी से लोकेंद्र जी ये बात बोल रहा हूँ, मेरे घर के अंदर ये चीज हुई है। जिस दिन आप बोलेंगे, आपके संवाददाता जितने भी है सब दोस्त है मेरे, किसी को भी मेरे घर भिजवा दीजिए, मैं बता दूं। खबरें आई हैं, ठीक है, मेरे घर में दूसरे की बात नहीं कर रहा, तो मैसेज आ जाता है। तो जब इस प्रकार की प्रशासनिक त्रुटियों को कोई आम आदमी देखता है तो कहीं ना कहीं वो बड़ा ही निश्चिंत होकर और जो है इस प्रकार की गड़बड़ियां करने में आगे आता है। लोगों को शिक्षित करने में, लोगों को एजुकेट करने में कहीं ना कहीं हमसे प्रशासन के रूप में त्रुटियां हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग डिफेंड करने के लिए बैठे हुए, लेकिन मैं इस बात में कोई शक नहीं है कि ये पॉसिबल है। ऐसी त्रुटियां इसीलिए सामने आ रही, चाहे गड़बड़ियां हो हमारे ऑक्सीजन के सप्लाई को लेकर। अभी ड्राई रन के अंदर जो गड़बड़ियां सामने आई, ड्राई रन के अंदर कमला नेहरू के ऑक्सीजन प्लांट की हालत खराब थी, हमीदिया के ऑक्सीजन प्लांट का डिस्प्ले काम नहीं कर रहा था। तो ये सारी त्रुटियां जो है ये प्रशासन के स्तर पे इन्हें दुरुस्त ये तो अच्छी बात है कि ये ड्राई रन में सामने आ रही है, ये तो काफी अच्छी बात है कि पहले ही सामने आ रही है। समीक्षा बैठकों से बाहर तो निकले, हाँ, शासन और प्रशासन जरा समीक्षा बैठकों से बाहर निकले। जो दूसरी लहर में समीक्षा हुई तभी तो ये त्रुटियां बाहर आ रही हैं सर, ये तो अच्छी बात है। ये अकेला मैटर नहीं है जिस पर हमें चिंतन करने की ड्राई रन का मकसद ही ये था कि पता चल सके कि कहीं कुछ खामियां हैं, उनको दुरुस्त किया जा सके। खामियां दुरुस्त करने की बात तो चाहे हमारी दवाइयों की सप्लाई की बात हो, चाहे कालाबाजारी पर हमें कैसे नकेल कसना है उसकी बात हो, चाहे जो मनमाना जीएसटी, जीवन उपयोगी दवाइयों पर 18% जीएसटी लगाया जा रहा है उसको कम करने की दिशा में कदम उठाने की बात हो, सरकार अभी भी भ्रमित नजर आ रही है। 20 दिन पहले की बात है कि सारे कोरोना की गाइडलाइंस को शिथिल कर दिया गया इस प्रदेश के अंदर। तो सरकार भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है, सरकार को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है सर, नहीं तो बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं, ये हमारा कहना है। ब्रजगोपाल लोया जी, देखिए डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ जुड़े नहीं तो मैं उनसे सवाल जरूर पूछता कि हमें लोगों को एजुकेट भी करना पड़ेगा। अब लोग अगर अपने आप ही ये मान लें कि हमें बूस्टर डोज की जरूरत है, और हमारे देश में चलता है सर जुगाड़ तंत्र भी, बिना रजिस्ट्रेशन के भी कुछ लोग जाकर हो सकता है वैक्सीन लगवा रहे हों, सर्टिफिकेट तीसरा डोज, ये मैं कह रहा हूं कि जुगाड़ तंत्र चलता है।
बिना रजिस्ट्रेशन के भी हो रहे होंगे इस तरह के काम, ये कहीं घातक ना पड़ जाए लोगों को, क्योंकि ये डॉक्टरों के परामर्श और या फिर गाइडलाइंस ऊपर से आए तभी ठीक है कि कितना गैप होना चाहिए। अगर लोग मनमर्जी से इस तरह की चीजें लेना शुरू कर देंगे भय के डर से, तो ये घातक भी हो सकता है। तो इसको लेकर सरकार को विचार करना चाहिए और लोगों के बीच एक मैसेज भी पहुंचाना चाहिए। नहीं, देखिए लोकेन जी, किसी त्रुटि की संभावना से न तो भारतीय जनता पार्टी न सरकार इससे कभी इंकार नहीं करते। त्रुटि तो मनुष्य का स्वभाव है, और ये जो चालाकी का स्वभाव है ये कलयुग में, ये स्वभाव भी लोगों में है। परंतु मैं आपसे फिर कहता हूं कि हम एकाध चालाक व्यक्ति की चालाकी को या त्रुटि को पूरे समाज के ऊपर ना तो थोप सकते, ना पूरे समाज के ऊपर उसे लाद सकते। सर, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं यदि त्रुटियों की कहीं त्रुटि हुई है तो सरकार उस पर भी काम करेगी। ये पैनिक की सिचुएशन आई है सर, ओमिक्रॉन का नाम सुनकर पैनिक की सिचुएशन, तो हमें लोगों को, और ये एक खबर आ गई कि बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी, तो अफवाह छोड़िए, कुछ लोग डर और भय के चक्कर में भी अपनी जुगाड़ कर हो सकता लगवा रहे हो, तो उनको एजुकेट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल लोकेन जी, आप सही कह रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं कि आपको याद है कि आज के 8-10 दिन पहले जब ओमिक्रॉन की चर्चा शुरू हुई थी, तब माहौल बहुत पैनिक में था। इसके बाद जो दिल्ली के मरीज की स्थिति में सुधार हुआ, डॉक्टर्स को भी आशा से भरे, और उसके बाद जब उसके लक्षण और इन पर चर्चा हुई तो उन्होंने उसकी गंभीरता को थोड़ा सा कम बताना शुरू किया कि उतनी गंभीर बात नहीं है। तीसरी बात, ये तो तीसरे डोज की बात हो रही है, किसी को भी अपनी मर्जी से नहीं लेना चाहिए जब तक कि मेडिकल विशेषज्ञ उसको ना कह दें। मैं आपके माध्यम से और आपके साथ इस बात की अपील करता हूं प्रत्येक नागरिक से कि कृपया इससे बचें। हो सकता है कि आप एक नई मुसीबत में पड़ जाएं कि उसकी डोज तय नहीं है, कितना डोज लगना है, कब लगना है, कितने दिन के बाद लगना है। जब तक उसके पास, आपके पास एक्सपर्ट ओपिनियन ना हो, कृपया इन चीजों से बचें। हम कोशिश करते हैं सर जानने की, धाकड़ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनसे जवाब ले लेता हूं कि मैं आ रहा हूं लोया जी आपके पास। आरकेएस धाकड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है सर। और सवाल ये था आरकेएस धाकड़ जी, कुछ लोग चालाकी कर जुगाड़ कर तीसरा डोज ले रहे हैं सर, आगर में मामला रिपोर्ट हो गया है, तो क्या बिना गाइडलाइंस के अगर इस तरह से कुछ लोग डोज लेंगे तो उनके लिए क्या ये घातक हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है? सवाल ये कुछ भी लोग करना शुरू कर देते हैं। अभी तक ICMR और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बूस्टर डोज को लेके कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है। जब तक सरकार की गाइडलाइन नहीं आ जाती है तब तक इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बिना किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन के बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। विडंबना ये है कि आप देखते हैं हमारे यहाँ लोग कहीं से भी मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीद के खाना शुरू कर देते हैं और उसके परिणाम बहुत घातक होते हैं। तो यहाँ कोविड में भी मेरा यही मानना है कि हमारे साइंटिस्ट हैं, चिकित्सक हैं। आपको याद होगा कि भारत ने वैक्सीन इतना जल्दी बना के और दुनिया को प्रोवाइड कर दिया, तो ऐसी जल्दबाजी क्या हो? तो जब गाइडलाइन आएगी उसका इंतजार करें, और सरकार पूरी तरह से सभी लोगों की, और हम लोग चिकित्सक पूरे समाज की चिंता कर रहे हैं। आरकेएस धाकड़ जी, एक सवाल तो ये भी है ना कि अगर बूस्टर डोज की किसी को जरूरत है भी, तो हो सकता है सबसे पहले जिनको सबसे पहले वैक्सीन दी गई, यानी कि जो हमारे बुजुर्ग थे या हमारे डॉक्टर थे, उनको इसकी जरूरत ज्यादा होगी बनस्पत जो लोग अभी जवान हैं जिनको बाद में वैक्सीन लगी। इसका असर कितने दिन के लिए माना जाए सर, कम से कम, क्योंकि वो भी लोगों के जहन में जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यंग हैं, अभी वैक्सीन लगी 2 महीने पहले और अभी पैनिक कर तीसरी लगवाने की फिराक में। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए कि मैं ग्वालियर में तो मैं पहला व्यक्ति था जिसको वैक्सीन लगी थी यहाँ, जॉइंट डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट के नाते, डीन और सुपरिटेंडेंट हम दोनों को सबसे पहले लगी। अब करीब 1 साल से ज्यादा हो गया है। मेरा खुद का अभी एंटीबॉडी टेस्ट, मुझे नहीं पता मेरे शरीर में कितना एंटीबॉडीज है। यही स्थिति ये है कि इसका एंटीबॉडीज कितने समय तक शरीर में रहेगा। तो जब तक ये रिसर्च नहीं हो जाता तब तक हम इस पर निर्णय नहीं ले सकते कि बूस्टर डोज लगना है नहीं लगना है। इसके रिजल्ट आने वाले हैं, अभी इसके ऊपर रिपोर्ट आ रही है, तो हो सकता है कि इसकी आवश्यकता ही ना पड़े। तो
बूस्टर के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि आपने पहली डोज लगवा ली है तो दूसरी लगवा लें, और अगर पहली नहीं लगवाई है तो पहली लगवा लें कम से कम, जिससे कि 100% जो वैक्सीनेशन है वो तो हो जाए कम से कम। सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है और इतना ऐड कर रही है, लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, हमारे हेल्थ वर्कर्स पूरा प्रशासन लगा हुआ है, तो कम से कम एक बार वैक्सीनेशन हो जाए तो बूस्टर की बात बाद में आएगी। और एक सवाल और है इसमें आर के जाखड़ जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं और ऑन कैमरा भी कुछ दिन पहले जब हम ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे थे हमारे सहयोगी, तो कुछ लोग ये बोल रहे थे कि 17 साढ़े 17 साल के लोगों को भी वैक्सीन लग रही है, हमने तो डोज ले ली है। तो जो 18 साल से कम के हैं अगर वो भी जुगाड़ से कहीं वैक्सीन लगवा रहे हैं, 16-17 साल के हैं, तो क्या उनके लिए सही है? अगर वो वैसे तो गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर गलती से ले भी ली उन्होंने वैक्सीन, एक क्राइम कर भी दिया, तो उनकी सेहत पर इसका ऐसा ना हो कि कुछ और ही असर पड़ जाए। देखिए, गाइडलाइन जो आई है अभी हमारे देश में 18 के ऊपर की गाइडलाइन आई है, तो मेरा ये मानना है कि उस गाइडलाइन को हमें फॉलो करना चाहिए। परंतु ये जुगाड़ और ये सारी चीजें जो इलीगल चीजें हैं वो इलीगल है। जब तक लीगलाइज नहीं है तब तक मेरा यही कहना होगा कि इंतजार करें, और बच्चों के लिए भी बहुत जल्दी गाइडलाइन आ रही है, और मुझे लगता है कि 14 साल से ऊपर के बच्चों को भी वैक्सीनेशन की परमिशन जल्दी ही मिलेगी। तो ऐसा कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कानून, नियम और गाइडलाइन का पालन करना बहुत आवश्यक है। लोया जी, अब सवाल यहाँ पर यह है कि अब हम 100% का टारगेट छोड़कर उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं क्या? घर घर जाकर अभियान चलाकर कुछ जगहों पर चल भी रहा है कि हम वैक्सीन लगाने की कोशिश करें, अब ये 100%, 90% इस टारगेट को छोड़ दें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 100% हो गया तो हम रिलैक्स हो जाएं कि नहीं, हमने तो 100% अचीव कर लिया है, अब थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि वो पता नहीं है कि मध्य प्रदेश की आबादी को लगी है, बाहर की आबादी को लगी है। हो सकता है वो बहुत कम परसेंटेज हो, जैसा कि बता रहे थे खोंगल जी भी, 1-2% ही हो सकते हैं, लेकिन वो 1-2% भी क्यों छूटे? लोकेन जी देखिए, लोकेन जी, टोलों में, मजरों में, घरों घर जाकर हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं वो वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर कोई लोग छुपते हैं, बहुत लोग छुप जाते हैं, बहुत लोग ये सच नहीं बताते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरी लग गई दोनों डोज। ऐसे लोगों से हम सबका ये नैतिक कर्तव्य है कि हम आग्रह करें, और सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, परंतु सरकार के साथ समाज को कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, नहीं तो अकेले सरकार के प्रयासों से नहीं होता है। ये वास्तव में हम सबके सामूहिक प्रयास की जरूरत है, और यदि हम ये चाहते हैं कि तीसरी वेव ना आए, और यदि कोई ओमिक्रॉन से नुकसान होता है तो वो कम से कम नुकसान हो, तो उसके लिए हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम वैक्सीनेशन अभियान में सरकार का पूर्ण सहयोग दें, उनका समर्थन करें, और जो भी पात्रताएं ICMR ने और सरकार ने निर्धारित की हैं उसको आगे पीछे उसको वायलेट करने की कोशिश ना करें। खोंगल जी, आपका क्लोजिंग कमेंट सर, जल्दी से। लोकेन भाई, सबसे पहले थोड़ा सा आज की डिबेट में समय कम मिला है, इस बात को मैं चिन्हित कर दूं। नहीं सर, जिनसे उनसे थोड़े सवाल ज्यादा थे और सवाल लॉजिकल थे, मानेंगे आप? लॉजिकल सवाल थे सर। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष के उसको आप लीजिए। ठीक सर, मेरा निवेदन ये है प्रशासन से, शासन से, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपके राज में लगातार ONM के वर्कर्स हो, हमारे आशा उषा बहनें हो, आशा उषा कार्यकर्ता हो, हमारे जूनियर डॉक्टर्स हो, हमारे कोरोना वॉरियर्स लगातार हड़ताल कर, ठीक, वो हड़ताल कर रहे हैं, जिनको आने वाली, चलिए उनका ध्यान रखा जाना चाहिए सर। माफी के साथ रोक रहा हूं, समय इतना ही है मेरे पास, लेकिन इलीगल चीजें ना करें, ये जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर सरकार का जो गाइडलाइंस आ रही है उनका ही पालन करें। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।